नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की शराब नीति पर। दरअसल शराब नीति से शराब फंडे पर हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जगह बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में आहते बंद कर दिए गए, इसलिए लोग बाहर शराब पीने के बजाय घर ले जाएं और शराब पिएं। लेकिन साथ में वो एक चीज़ जोड़ते हैं कि मैं अपनी बहनों से कह दूंगा कि शराब लेकर आएँ तो इनको सही कर देना। तो चर्चा में वो ये कहते हैं कि इस बहाने कम से कम शराब तो कम होगी, किसी तरह कम होगी। ये उनका इस पूरे मामले में फंडा है कि आहते बंद करने से शराब में किस तरह से कमी आएगी। हालांकि इसकी शुरुआत हम ऐसे भी जान सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक अभियान से चला रखा था, जो सरकार के लिए धीरे धीरे मुसीबत का सबब बन रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीच का रास्ता निकाला, आहते बंद किए और इसमें बाबा रामदेव ने उनकी प्रशंसा भी कर दी कि इससे बढ़िया कोई शराब नीति हो नहीं सकती। चर्चा की शुरुआत में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी के पक्षधर तो हैं, लेकिन वो क्रांति करने के पक्षधर नहीं है कि एकदम से शराब को बंद कर दिया जाए। उनका कहना था कि शराब धीरे धीरे बंद होगी। तो ये धीरे धीरे जो बंद होगी, लगता है सरकार उसी ट्रैक पर आ गई है कि धीरे धीरे आहते बंद करो, इसके बाद दुकानें बंद करो और बाद में शराबबंदी की तरफ जाए, क्योंकि शराब से एक बड़ा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे पत्रकार साथी, युवा साथी योगीराज योगेश जी। चर्चा की शुरुआत के पहले इस मुद्दे पर हम सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। आहते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। एक बड़ा फैसला किया है कि आहते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। एक बड़ा फैसला किया है कि आहते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। एक बड़ा फैसला किया है कि आहते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। समझते थे मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोल रहे थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद कर दिए। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय। तो कुल मिलाकर मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बना दिया है। और इस पूरे मुद्दे पर एक बात और, भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने यह भी कहा कि कमलनाथ कानपुर के रहने वाले, इसलिए वो मध्य प्रदेश की बेइज्जती करते, उसका अपमान करते। मदिरा प्रदेश बोलकर उन्होंने मध्य प्रदेश का अपमान भी किया है। तो ये सारे मुद्दे जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए रमेश शर्मा जी और योगीराज जी मौजूद हैं। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो जाएगी, अब कुछ दिन बचे हैं। क्या ये नई शराब नीति लागू करने से सच में शराब की बिक्री कम होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो फंडा दिया वो ये कि आहते बंद, घर में शराब पियो। साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि बहनों से कह दूंगा कि शराब घर में अगर लेकर आए तो इनको सही कर देना। इस दबाव में कुछ तो शराब कम होगी। आपकी राय, क्या ये धीरे धीरे बंद होगी या इसको एक झटके से बंद करना पड़ेगा? राघवेंद्र जी, दो बातें हैं। सरकार ने ये जो निर्णय आहते बंद करने का लिया है, ये तो अच्छा कदम है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि वो एक एक कदम इसमें आगे बढ़ेंगे, वो एक एक कदम ही वो आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जैसा कि नरोत्तम जी ने किया है कि उन्होंने नर्मदा पट्टी में कुछ दुकानें बंद की थी, अब ये दूसरा कदम है।
तो ये कदम की तो सराहना की जाना चाहिए। लेकिन इससे शराब की बिक्री पर अंतर आएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसकी एक वजह यह है कि नशा जो लोग करते हैं वो कुछ इस तरीके से न कहीं से भी ढूंढ ढांड करके शराब ले आएंगे। और अगर आप देखेंगे कि नर्मदा पट्टी की दुकानें बंद करने के बावजूद भी शराब की बिक्री की जो टोटल रेवेन्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो वो दूसरी जगह से खरीदने लगे। नशे का कुछ ऐसा दीवानापन होता है कि लोग मीलों पैदल जाकर भी ले आते हैं। कोरोना में हमने देखा कि जब खुलते तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइनें भोपाल में लग गई थी, तो इससे बिक्री तो कम नहीं होगी। लेकिन एक बात जो शिवराज जी ने कहा है कि हमने बहनों से कहा है कि वो घर में बैठने से रोकें, तो ये इसके दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है शिवराज जी के कहने से बहनों में इतनी चेतना आ जाए कि वो अपने पति को रोक लें शराब पीने से, लेकिन अगर इसमें हुआ तो वो मार पिटाई और करेंगे। जितने नशेले अपनी बीवियों की पिटाई करते हैं उतनी तो कोई दूसरा आदमी करता ही नहीं है, तो इससे झगड़ा और होने लगेगा घरों में। लेकिन शर्मा जी, मुख्यमंत्री के कहने से जो ताकत पैदा हुई, महिला अगर तय कर लेती है तो निश्चित रूप से वो रोक के ना लेकिन कम करा सकती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष आपने रखा कि इसमें झगड़े की स्थिति भी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मदद और पुलिस की सक्रियता, इसमें पुलिस का भी बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि गृह मंत्री जो बात कर रहे हैं उसमें या मुख्यमंत्री जो कह रहा है उसमें पुलिस की भूमिका की बड़ी बात है। योगीराज जी, इस पूरी चर्चा में मैं ये बता दूं कि भोपाल में एक ऐसा इलाका है जहां कुछ पत्रकार मित्रों ने सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर की है कि शाहपुरा के पास में एक पार्क है। उस पार्क के 3 इलाके में 3 शराब की दुकानें हैं। लोग शाम को वहाँ से शराब खरीदते हैं और पार्क में आके शाम को बैठ जाते हैं और रात तक वो शराब पीते हैं। बाद में वो खाली बोतलें वहीं फेंक कर चले जाते हैं और इससे असामाजिक तत्वों का वहाँ डेरा जम जाता है और बाद में उनकी आपत्तिजनक गतिविधियाँ भी वहाँ संचालित होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तो कह दिया है कि आहते बंद घरों में पिए और बहनों से कहा कि डंडा लेके बैठ जाए, अगर ज़्यादा पीते तो ठीक करें। आपकी राय, सरकार की शराब नीति, इससे क्या शराब कम होगी या शराब के बारे में थोड़ी सी लोगों की जागरूकता बढ़ेगी? आपकी राय। देखिए, 2 पक्ष की चर्चा तो आपने कर दी, भाई साहब ने भी कर दी जी, कि एक तो घर जाके पियो और महिलाओं को डंडा दे देंगे तो ठीक कर देंगी। तीसरा पक्ष ये भी कि वो महिलाओं ने भी पीना शुरू कर दिया, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो नई पीढ़ी जो आ रही है, हम राजधानी की सड़कों पर देख रहे हैं, लड़कियाँ खुद शराब लेके आती हैं शराब की दुकान से, उनको कोई संकोच ही नहीं शराब पीने में। तो ये जो व्यवस्था की गई है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल एक बैठक व्यवस्था बदल दी सरकार ने कि आप वहाँ बैठ के पीते थे, अब आप घर पे जाके पी लो। तो केवल बैठक व्यवस्था बदलने से ना तो शराब की बिक्री रुकेगी, ना शराब बंदी की दिशा में कोई एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखता प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आप ये देखो कि ये अहातों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। पहले भी ये डिसीजन लिया गया था कि भैया लोग पी पा के इधर उधर पड़े रहते हैं या सड़क पे जाके पीने लगते हैं, तो उनको एक बैठक एक जगह उपलब्ध करा दो, स्थान उपलब्ध करा दो, ये सोच के आते शुरू की गई। और अब ये लग रहा है कि नहीं, आप यहाँ नहीं, अब घर जाके पियो आप। तो संभावनाएं बहुत सारी उसमें, घर के झगड़े बढ़ने की भी संभावना है, माहौल ख़राब होने की भी संभावना है। सरकार को दरअसल में काम करना चाहिए कि जो एक उमा भारती का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो पूर्ण शराबबंदी की बात कर रही हैं, लेकिन तमाम सरकारें, चाहे कमलनाथ जी अब जैसे जिक्र आप कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश हो गया, शराब के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सारे राजनीतिक दल नशे में रहते हैं और उसी हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं। क्योंकि जिसका जिक्र आपने किया कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला यदि कोई चीज़ है तो शराब है, एक मतलब महत्वपूर्ण घटक है रेवेन्यू का, तो उस पर कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मानना चाहता उस नहीं। शराब के मामले में ये कहा जा रहा है कि 10,380 करीब रुपए की वहाँ उसमें इनकम हुई है, और इसके अलावा इसमें यह भी है कि 860 करोड़ रुपए तो अभी कुछ महीने में बढ़ गए हैं। ये इसमें आंकड़ा है रेवेन्यू की बात करें जहाँ तक, तो 10,000 रेवेन्यू में। राघवन जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात को रोक करके। ये लोग कहते हैं कि शराब से हमको रेवेन्यू मिलती है, इस सिक्के का एक पक्ष है, लेकिन शराब से जितनी रेवेन्यू सरकार को मिलती होगी उससे दुगना वो शराब पर खर्च करते हैं। शराब से जो बीमारियां हैं, आप हेल्थ के मामले में उनको दे रहे हैं, एक्सीडेंटों में कितना नुकसान हो रहा है, तो कुल मिलाकर के शराब से जितना पैसा मिलता होगा उतना तो दुगना आप उस पर खर्च करते चले जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर शराब बंदी की बात जैसे उमा जी ने की थी, लेकिन उमा जी भी इस नई नीति से खुश है। बाबा रामदेव ने इसकी तारीफ करी कि बहुत अच्छी शराब नीति बनाई है, लेकिन ये भी चीज़ निकल कर आ रही है, आपकी योगीराज जी बात पर हुई है तो मैं इसमें जोड़ूंगा कि गुजरात के बाद जो महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ शराबबंदी वो बिहार है।
लेकिन इसके बाद वहाँ नकली शराब की बिक्री बढ़ गई, वहाँ अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई। और इस वजह इसके चलते, क्योंकि अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो शराबबंदी के बाद जो शराब का कारोबार बने नंबर 2 से होगा, वो और बड़ा कारोबार बन जाता है। क्योंकि अभी तो शराब खुलेआम बिक रही है, फिर शराब पीने की बदबू आने पर ही आपके चालान कटेंगे, आपको जेल हो जाएगी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होंगी। पहले आपकी राय। नहीं, सही बात है, एक समग्र दृष्टिकोण इसमें अपनाना चाहिए और केवल एक फौरी राहत देने या फौरी पब्लिसिटी हासिल करने या अन्य का देखो साहब हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और वाह करते रहो, अब इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। यदि वास्तव, क्योंकि नशा जो है वो तो पूरे शरीर का ही नाश कर रहा है ना, वो तो जिंदगी को तबाह कर रहा है। तो आप ऐसी व्यवस्था को जड़ से खत्म क्यों नहीं करना चाहते? आप ये बात ठीक है कि आप उसको धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, और नशे की लत भी ये सही बात है कि एकदम से नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन सरकार को इस मामले में एक ठोस पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। और कई मसले ऐसे रहते हैं, जीवन की शर्त पर रेवेन्यू को नहीं आंका जाना चाहिए। साहब मान लो ठीक है आपका एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स है वो, लेकिन यदि उससे किसी की जान को खतरा है, किसी के परिवार को खतरा है, परिवार टूट रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो इस शर्त पर रेवेन्यू नहीं कमाया जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। बिल्कुल। लेकिन रमेश शर्मा जी, एक ज़माने में शहरों में भी बहुत कम दुकानें होती थी और देशी शराब की दुकान को लोग कलाली कहते थे, वहाँ से लोग निकलना भी पसंद नहीं करते थे कि शराब की दुकान है या देशी शराब की दुकान है। लेकिन गाँव में हफ्ते की जो हाट होती थी, वहाँ कुछ लोग शराब पिया करते थे जिनको लोग बड़ा ही निम्न कार्य मानते थे, बहुत ही निकृष्ट कार्य मानते थे। अब गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां लोग शराब नहीं पी रहे होंगे या नशा नहीं कर रहे होंगे। पहले कुछ लोग शराब पीते थे, अब कुछ लोग बच्चे जो शराब नहीं पीते हैं। शराब तो लोग पानी की तरह पी रहे हैं, जैसे विदेशों में लोग कहते हैं कि वहाँ की संस्कृति में है शराब पीना। अगर आप किसी के जाएंगे तो वो शराब ऑफर करेगा, क्योंकि वहाँ की प्रकृति ऐसी है, सर्द मौसम में जाड़े की स्थिति 12 महीने रहती है, तो लोग शराब को चाय कॉफ़ी की तरह पीते हैं। तो भारत में या मध्य प्रदेश की हम बात करें, पिछले कुछ वर्षों में 20-25 साल हम मान सकते हैं, शराब का जितने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, उसमें जैसा योगीराज जी चिंता जता रहे थे कि लड़कियां शराब पी रही हैं, और वो शराब अब किसी मेट्रो की बात नहीं है, भोपाल जैसे शहर में जो मेट्रो बनने की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि लड़कियां शराब की दुकानों पर शराब की बोतलें ऐसे समेट के ले आती है जैसे वो शरबत की बोतलें लेके जा रही हो। और इसके अलावा वो रात को गली चौराहों पर शराब के पैक बनाकर सरेआम पीते देख सकते हैं लड़कियों को। लड़के तो इसमें बदनाम हैं। तो ये जो मामला है, मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर हो गया और ये लाइलाज की तरफ बढ़ गया है ये बीमारी। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा राघवेंद्र जी। भारत में शराब की लत जो है वो अंग्रेजों ने लगाई। शराब के इतिहास को 200 साल भी नहीं हुए अभी। वो चाहते थे कि यहाँ की युवा पीढ़ी अंग्रेजों का पीछा छोड़ करके शराब में डूबे। तो अंग्रेज भले चले गए, लेकिन वो अपने कुछ ऐसे कीटाणु छोड़ गए, अपने कुछ ऐसे प्रशिक्षित तीतर छोड़ गए जिन्होंने अंग्रेजों के जाने के बाद भी शराब को प्रोत्साहन दिया। मैं अपने गांव का उदाहरण बताता हूं। जब मैंने जन्म लिया, मैं छोटा बच्चा था, तो मेरे गांव में 12 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 8 किलोमीटर दूर दुकान खुली, और बड़ा हुआ तो 4 किलोमीटर दूर दुकान खुली। अब मेरे गांव में 2 दुकानें खुल गई शराब की। तो कहने का अर्थ जो है, कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज भारतीय पीढ़ी को, भारतीय समाज का पतन करना चाहते थे, उस लाइन पर बराबर बराबर आगे चल रही है। और ये जो मोटे तौर पर नायक और तंत्र दोनों साथ साथ चलती है। जिस तरीके से कार अच्छी हो और ड्राइवर अच्छा हो तभी सफर अच्छा होगा। कार अगर खराब है और ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छा हो, मंत्री कितनी अच्छा हो, विधायक कितनी अच्छा हो, लेकिन प्रशासन का तंत्र अगर दूसरे तरह का है तो कभी भी सुखद नहीं हो सकता। तो शराब को लेकर के प्रशासन तंत्र जो लॉजिक देता है, उस आधार पर राजनेता बोला करते हैं। तो मोटे तौर पर इसमें समाज को भी समझना है और सरकार को भी समझना है। शराब के प्रोत्साहन का तो बंद करना ही चाहिए, तो तभी समाज सुधरेगा। इसके अलावा और एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि शराब पीने से केवल शरीर को ही नुकसान नहीं होता, बीमारियां नहीं आती, एक्सीडेंट नहीं आते, बल्कि व्यक्ति निकम्मा होता है। उस परिवार की जो आय है वो घटती है। आय जब घटती है वो परिवार गरीबी की रेखा के नीचे होता है। जो शराबी घर हैं वहाँ आदमी शराब पी के पड़ा हुआ है और औरतें बेचारी कहीं झाड़ू लगा रही हैं, दूसरे के बर्तन मांज रही हैं, कहीं रोटी बनाने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आर्थिक स्तर गिरता है, उसमें भी आपको
आर्थिक सीमा वाले परिवारों को आपको मदद देना पड़ती है। तो अगर सरकार शराब पर पाबंदी भी लगाने से काम नहीं होगा, जैसे बिहार में अभी योगेश जी ने उसका उदाहरण दिया, योगी राज जी ने उदाहरण दिया, तो नकली शराब बिकेगी। तो प्रशासन तंत्र को जागरूक होना होगा, केवल शराबबंदी के निर्णय से नहीं होगा। प्रशासन तंत्र जागरूक हो तो शराबबंदी टोटल बंदी हो, अच्छी भी बुरी भी। बिल्कुल, मैं तो इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अगर शराबबंदी या शराब की वजह से प्रशासन तंत्र अपनी अतिरिक्त कमाई करता है तो शराबबंदी से उनकी जो कमाई का प्रतिशत वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर शराब सिर्फ रखने पर आपको बड़ी कमाई आप कर सकते हैं, शराब पीने पर आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। योगीराज जी, शराबबंदी के बाद तो तंत्र बहुत पैसे कमा सकता है, सरकार को अलबत्ता घाटा होगा, लेकिन जो इस शराब के जरिए जो पुलिसकर्मी या आबकारी विभाग के जो लोग हैं, ये जो पैसे कमाते हैं, उनकी कमाई में निश्चित रूप से इजाफा होगा, क्योंकि वो एक शराब की बोतल पकड़े जाने पर मोटी रकम वसूल कर सकते हैं, तो उनकी आय तो बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब शराब इतनी गहरे तक चली गई है। मैं इसमें दो चीज़ जोड़ूंगा कि पहले तो भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए सैटेलाइट से हमले हुए, टीवी के जरिए घटिया धारावाहिक दिखाया गया, घटिया सीरियल दिखाया गया, जिससे समाज में गंदगी आई। वो गंदगी माने यौन संबंधों की भी थी, वो विवाहेतर संबंधों की भी थी और षड्यंत्रों की भी थी। उसके बाद नशे की जो गंदगी आई है, उड़ता पंजाब देखा, पंजाब पूरा नशे में डूब गया, नई पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार को कठोरता से काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जरूर शुरू से इस बात के पक्षधर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम इसको धीरे धीरे बंद करेंगे, लेकिन ये अगर धीरे धीरे बंद होगी तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, और शराबबंदी पर सख्ती से काम करने की जरूरत है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सरकार लगातार सर्चिंग ऑपरेशन आपको चलाने पड़ेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि आपने दुकान तो बंद कर दी, लेकिन भोपाल के आउटर भोपाल में आप चले जाओ, ऐसा कोई ढाबा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई होटलें नहीं मिलेंगी जहाँ आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो, और बल्कि महंगे दामों पर उपलब्ध हो रही हैं और लोग खूब वहाँ बैठ के पी रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आसपास जो इलाकों में जो खाने के नाम पर या व्यंजनों के नाम पर जो परोसा जा रहा है, उस पर भी आप लगाम लगाएं। जब तक लगातार इन पर आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये बदस्तूर जारी रहेगी और बल्कि महंगे दामों में बिकती रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज आप ये देखो कि हमारे बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षा देते हैं, कोई नीट क्लियर कर रहा है, कोई IIT क्लियर कर रहा है, JEE मेंस क्लियर कर रहा है और देश के सर्वोच्च संस्थानों में जाकर एडमिशन ले रहा है, और वहाँ जाके पहले पायदान पर उसको नशा कराया जा रहा है। सारे जो दूर दूर तक जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो उसके हॉस्टल में उपलब्ध है, और ऐसा नशा उपलब्ध है जो आप यदि ढूंढने से टार्च लेके ढूंढो तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन वहाँ उपलब्ध है। तो ये जो सारे जो गैंग है, जो जिस तरीके का जो पूरा का पूरा गिरोह एक तंत्र जो काम कर रहा है, उस पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है कि आखिर ये सब चीज़ आ कैसे रहा है। क्योंकि डेफिनेटली सरकार का दायित्व केवल शासन प्रशासन तंत्र चलाना नहीं है, सरकार का दायित्व ये भी है कि अच्छे समाज का निर्माण करें हम। तो वो आप कैसे करोगे? आप यदि ऐसे ही चलता रहा, नई पीढ़ी को इसी तरह से लत लगती रही और स्टेटस सिंबल आप मान के इसको चलते रहे। कई शादी विवाह में आज हम जाते हैं, बड़े घरानों की शादी विवाह, इधर मालूम पड़ा कि शीतल पेय रखें, इधर शराब रखी। पहले तो डिफरेंस था कि भैया नॉन वेज या फलानी चीज दूसरी तरफ रखी जाएगी, आज वो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बिल्कुल। और लोग ये मान उसको मतलब अपने प्रतिष्ठा से जोड़ के रख रखा है, जो महंगी शराब पिला है वो ज्यादा पैसे वाला। तो ये जो सारी चीजें जो खड़े किए गए ना, जो स्टेटस सिंबल जो बनाए गए, इनको तोड़ना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खाली शराब की बिक्री रोकने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ जो ड्रग्स का मामला भी है, शराब नशे के मामले में रमेश शर्मा जी एक अलग ढंग का नेक्सस है, एक अलग ढंग का जो सफ़ेद नशा भी जिसे कहते हैं पुड़िया, वो हेरोइन की बात करते हैं, गांजा और अफीम और भांग तो पुरानी चीज़ हो गई, लेकिन अब इंजेक्शन के ड्रग्स भी आते हैं कि आप नशे का इंजेक्शन ले लो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार इस पर अभियान चलाया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री अभियान चलाने के निर्देश दे सकता है, वो हर दिन अभियान की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। उसके लिए सिस्टम, जो आप सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम का काम है कि वो मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सतत निगरानी रखे 24/7। ऐसा नहीं कि जब तक शिवराज सिंह चौहान ने जोर दिया तब तक अभियान चल रहा है, उसके बाद फिर नशा बिक्री तेजी पर चली गई। तो कहीं ना कहीं शराब के साथ साथ गांजा, भांग और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि नई पीढ़ी इसकी चपेट में है। खासतौर से जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उसमें जो चिंताजनक बात है रमेश शर्मा जी, वो ये कि लड़कियां इसकी चपेट में आ गई है। बड़े पैमाने पर जो लड़कियां गांव और कस्बों से आकर शहरों में पढ़ रही हैं, शहरों में नौकरियां कर रही है, वो लड़कियां शराब और बाकी नशों में पड़ गई है। मेट्रो में तो बहुत बुरी हालत है, ये चिंतनीय है।
नहीं, निश्चित रूप से ये भी योजना पूर्वक भारतीय समाज को पतित करने वालों का एक षड्यंत्र है। उन्होंने लड़कियों को घर से निकलो तो कम कपड़ा, तंग कपड़ा, नशा करना, ये प्रगतिशीलता की निशानी बता दी है। ये मैं समझता हूँ इसमें समाज के पतन का कारण है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये है, ये जो अंग्रेजों ने नौकर बनाने के लिए बाल श्रम कानून पर पाबंदी लगाई थी, उन्होंने लगा दिया था कि बच्चा कोई श्रम ना करे, क्योंकि बच्चा श्रम नहीं करेगा तो उसका टैलेंट विकास नहीं होगा और सीधा पढ़ेगा और उनका नौकर बनेगा। तो मैं समझता हूँ जिन बच्चों के मन पढ़ाई में नहीं लगते, मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य का मन शांत कभी नहीं रह सकता, वो अपने लिए कुछ ना कुछ काम खोजेगा। जिन बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है, उनको अब आप काम करने दे नहीं रहे, तो वो हमेशा कहीं पुड़िया खाएंगे, कहीं से बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और तंबाकू खाएंगे और आगे चल करके फिर वो नशा करेंगे। तो मोटे तौर पर बच्चे काम में लगें, कहीं ना कहीं समाज को, सरकार को इस तथ्य को भी समझना है, अंग्रेज अगर चले गए हैं तो उनके बनाए हुए कानून भी पुड़िया बना के काहे नहीं लंदन भेजते। जो भारतीय परंपरा और जीवन शैली रही है कि छोटे बच्चे को कहीं ना कहीं उसका स्किल डेवलप करना, उसकी प्रतिभा, उसकी दक्षता, उसकी मेधा शक्ति को डेवलप करना, उसमें अगर आप बचपन से लगा दोगे वो बिल्कुल नशा नहीं करेगा। तो बच्चा अगर फालतू रहेगा तो फालतू काम करेगा। तो कुल मिलाकर के हमको बच्चों के विकास का काम उनके जन्म के साथ शुरू करना पड़ेगा, तब ये नशे से समाज दूर रह पाएगा। योगी राज जी, पहले के ज़माने में देखते थे कि जिनकी दुकानें होती थी, शॉप होती थी, गर्मियों की छुट्टी में उन परिवार के बच्चे स्कूल से जब छुट्टियों में घर रहते थे तो वो अपने दुकानों पर जाकर कुछ घंटे बैठा करते थे। अगर कोई पंडित जी है तो उनके साथ उनका बच्चा जो है वो मंदिर में जाके पूजा पाठ के काम में लगता था, संलग्न होता था, भगवान की सेवा करते थे। बाद में वो व्यापारी के बच्चे व्यापार करते थे, पंडित जी के बच्चे पंडिताई और ज्योतिष काम करते थे। इसी तरह जो दूसरे काम करते थे, नौकरी पेशा के लोग होते थे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। तो कहीं ना कहीं वो सिलसिला जो था वो एक तरह से बच्चों के दिमाग को भटकने से रोकता था, और जो पारिवारिक साधन होते थे, जो पारिवारिक व्यवसाय होता था, उसमें बच्चों की संलग्नता होती थी। अब ये हालत है कि जो पारिवारिक व्यवसाय है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बच्चे नौकरी पेशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दुकानें और व्यवसाय थोड़े से घटते जा रहे हैं। आपकी राय? नहीं, सही बात है। और ये बात भी आप देखो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी मिले, या कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छे इनकम के साधन हो, लेकिन आप, ये तो आपके हाथ में है ना। नशा तो आप रोक सकते हो ना। ये तो आप एक अननेसेसरी आप आर्थिक बोझ अपने आप पे बढ़ा रहे हो। शारीरिक दुर्बलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने इकोनॉमिकली आपने बोझ बढ़ा लिया। नशे की आपको लत लग जाएगी, आप गलत काम कर सकते, पैसा लाओगे, क्योंकि पैसा तो आप कहीं ना कहीं से लेके आओगे ना। घर से आपको पैसा नहीं मिलेंगे तो चोरी। मैं आपको बताऊं एक किस्सा कि एक लड़का, माने राजधानी भोपाल का शाहपुरा इलाका है, वहाँ वो बिहार से आया हुआ था, जो बी की पढ़ाई कर रहा था। देखा कि वो स्टेशनरी की दुकान पर जो एक फ्लूट होता है जिससे चीज़ों को आप मिटाते हैं, वो शीशी उसने खरीदी और जेब से रुमाल निकाल के उन्होंने पूरी वो जो बोतल थी शीशी वो पूरी उड़ेली, और बाद में उस रुमाल को उसने अपनी नाक पर रखा और नशा किया। और थोड़ी देर बाद में देखता हूँ कि वो वहीं नशे की वजह से लुढ़कने लगा। दुकानदार से मैंने पूछा, बोले साहब ये बिहार में है, इसके फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का यहाँ बी कर रहा, अब ये नशा करने लग गया, हमसे सामान खरीदता है और यही नशा करता है। तो कई बच्चे जो बाहर से आके पढ़ते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, वो नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। वो ड्रग्स भी ले रहे हैं, वो शराब भी पी रहे हैं। उसमें चिंता की बात है, बेटों के साथ बेटियां बहुत इस नशे के मामले में उतर आई हैं, और जो समाज के लिए खतरनाक है। इस पर भी सरकार को और समाज दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, आप ये देखो, अब MP नगर निकल जाओ, भोपाल के किसी भी क्षेत्र में आप निकल जाओ, छोटी छोटी पान की गुमटियों पे, चाय की दुकानों पर लड़कियां और लड़के सिगरेट पी रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे ये सब भी बैन लगाना चाहिए। कोई सिगरेट पीते पाया गया उस पर आप चालान कटवाओ। सिगरेट भी वो जो बैन की हुई है, इसको ई सिगरेट बोलते हैं, ई सिगरेट की बिक्री होती है, और बाकायदा वो 1000 रुपए की और 2000 रुपए की वो सिगरेट की कुछ पब्स मिलते हैं, वो खरीदे जाते हैं। हाँ, तो ये असल में क्या, ये सब आपको आदत डलवाई जा रही है। तो आप इसके जब एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप फिर स्वतः इसके आप लेने लग जाएंगे। और आप देखो स्थिति ये पहुंच गई है कि ये चाट पकौड़ों के ठेलों पे नशे की चीजें मिल रही है। तो इस पे लगाम लगाने की जरूरत है ना सर। जो लगातार जो आप अभियान चलाएं, इन पे भी आप देखें कि इन होटलों पे आखिर हो क्या रहा है, इन जो छोटी छोटी बिजनेस की आड़ में लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ तो जानबूझकर नई पीढ़ी को बर्बाद करने की राह पे धकेला जा रहा है। ऐसी ऐसी जगह से नशे की पुड़ियाँ आ रही हैं कि लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता, और कई किलोमीटर दूर से नशे की पुड़ियाँ आपके पास। पहले इस तरह की चीजें बस स्टैंड या स्टेशन के क्षेत्र में हुआ करती थी। अब वो पूरा इलाका जो है वहाँ से अलग, उसके साथ साथ पूरे शहर में जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पहुँच गई है,
और बाकायदा वो योजनाबद्ध तरीके से बेची जाती है। और इसके लिए जो आप बातचीत कर रहे हैं, मैं रमेश जी की अंतिम टिप्पणी लूंगा इसमें। रमेश जी, योगराज जी की बात पूरी जाए, फिर आपकी उस पर टिप्पणी की, इसमें पुलिस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? योगराज जी पहले बात पूरी कर लें। नहीं, लगातार पुलिस उस पर सर्चिंग ऑपरेशन करे जी। और जहाँ भी आपको लगे ऑन स्पॉट उसको फाइन करो, और फाइन भी जैसा सरकार ने चालान की कीमतें बढ़ाई, दरें बढ़ाई, ऐसी इसकी भी दरें आप लगातार बढ़ाओ, ताकि लोगों को पता पड़े कि 10 रुपए की सिगरेट के चक्कर में जब आपको 1000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जी शर्मा जी, एक दो वाक्य में टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से इस पे चालान, जैसा कि आप चालान भी बढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो इससे कहूंगा कि उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस उन पर लगना चाहिए। गिरफ्तारी में कोई जमानत नहीं। कुल मिलाकर शराब का फंडा ही अकेला नहीं है, नशे के लिए दूसरे और भी बहुत से कारोबार है जो काले कारोबार के रूप में, उसमें ड्रग्स की बात भी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर इसका अभियान चलाते हैं। अब शराबबंदी को लेकर आहते तो बंद कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ पूरे 12 महीने, साल भर 24/7 शराब के साथ साथ नशा मुक्ति के अभियान की जरूरत है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।